हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। तो आज फिर से मैं लेकर आया हूं संविधान के भाग 2 के आज पढ़ाने वाला हूं, जिसका टाइटल है नागरिकता। इससे पहले संविधान के भाग 1 को पढ़ा चुका हूं, वीडियो पीछे देख लेना तो ये भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद की सीरीज में लेकर आया हूँ, जिसमें से आज हम भाग 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसका टाइटल है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बताया गया है। सबसे पहले बात हम करेंगे संविधान में नागरिकता आखिर होती क्या है और किस देश के संविधान से ली गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नागरिकता, किस देश के संविधान से नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक की। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 11 में सबसे पहले क्यों आप लोग को बताना चाहता हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। मैं 5 से 11 तक आप लोग को सारे बताऊंगा, पहले इसे जानना जरूरी है। तो यहां आप लोग को भी याद रखना है कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यहां एक बात कही गई कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां दी गई है। क्या किया गया है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहां क्या किया गया कि संसद को नागरिकता के संबंध में जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है, इसी शक्ति के तहत, इसी के तहत क्या किया गया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के तहत संसद द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसे अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। पारित किया गया। अब ये जो 1955 का अधिनियम है, अब तक इसमें कुल 6 बार संशोधन किए गए हैं। कितने बार? अब तक इस अधिनियम में 6 बार संशोधन किया गया है। यह भी एग्जाम के बनने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। इसे नोट करते चले, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और आप लोग के आर्टिकल टिप्पर हो जाएंगे सारे, अगर ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो यहां से 6 बार जो संशोधन किया गया, कब कब किया गया, थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने लगे एग्जाम में। जैसे एक तो 1986 में किया गया संशोधन, दूसरा 1992 में इसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा 2003 में संशोधन किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2005 में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा 2015 में संशोधन किया गया और अब लास्ट में देखा होगा आप लोगों ने 2019 में सीएए लेकर आए थे। आप लोगों ने सुना था अमित शाह द्वारा, जो गृह मंत्री, उनके द्वारा लाया गया था। तो 1955 में भी इसमें 2019 में संशोधन किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है? इस एक्ट के अनुसार ये जो 1955 का है, 1955 के अधिनियम के तहत अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। इस 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए? 5 प्रकार से, यानी 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन कौन से, थोड़ा इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे सारे।
तो यहां मैं बात करूं, ये जो 5 तरीके की कौन कौन सी, जरा आप लोग देख लेना इसको और लिखते हुए चलना, बहुत ही बढ़िया। एक तो है जन्म से। कब? जन्म से, यानी बाई बर्थ इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाई बर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे आप लोगों को। अब ये क्या था, इसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा तरीका क्या है नागरिकता प्राप्त करने का? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, वंश और परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, पंजीकरण से। किससे? पंजीकरण से। पंजीकरण क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के द्वारा, यानी कैसे नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं चौथी बात करूं तो देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण, इसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। देशीयकरण क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज डिटेल से। और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा या भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब मैं एक एक को यहां आप लोगों से बात करने वाले, एक बार इसे देख लीजिएगा क्या कुछ। तो मैं बात करूंगा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 प्रकारों की, जिनमें से एक प्रकार है जन्म से, यानी बाई बर्थ। ये बाई बर्थ क्या है? यानी आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। आप लोग जानते हैं कि देश में सारे संविधान के जितने कानून थे या जितने भी यहाँ आर्टिकल थे वो सारे लागू हो चुके थे। तो यहाँ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कि ये कंडीशन है बच्चों कि उन किन्हें यहाँ भारत का नागरिक माना जाएगा, कि जो व्यक्ति 1950 को या उसके बाद जन्मा हो उसे कैसे भारत का नागरिक माना गया, क्या ये कंडीशन थी। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने की क्या है, जो आप लोग के लिए एग्जाम में बन सकती है, इसे नोट करके आप भी मेरे साथ लिख लेना, बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो यहाँ ये देखना कि जो विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे हो, विदेशी राजनयिकों, ये जो राजदूत वगैरह होते हैं, अम्बेसडर होते हैं, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों, भारत में जन्मे बच्चों तथा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे उलझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तथा शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग, तथा शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए बन जाता है, जो जन्म से, इसके लिए एक संशोधन किया गया था। संशोधन कौन सा किया गया था आप लोग को पता है? जो 1955 का एक्ट था हमारा, 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, इसमें यहाँ संशोधन किया गया और यहाँ ये बताया गया, क्योंकि इस बात को लेकर बड़ी समस्याएं पैदा हुई थी भारत में कि किन्हें भारत का नागरिक माना जाए, किन्हें नहीं। तो 1986 के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में संशोधन करके क्या लाया गया? 1986, ये कह सकते हैं भारतीय संविधान संशोधन, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहां से, 1986 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त किसे होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म के समय, जिनके जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी के पास भारत की नागरिकता होना अनिवार्य है। तो
ये कहानी किसकी, जन्म के आधार पर किसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, किसे नहीं समझा जाएगा। तो जन्म के आधार पर ये बताता 26 जनवरी 1950 को, या उसके बाद जो नागरिक बने वो किस आधार पर बने। कुछ ऐसी भी कंडीशन बनी कि जो विदेशी राजनयिक थे उनके बच्चे जो भारत में जन्मे थे, क्या वो भारत के नागरिक होंगे, या कुछ ऐसे भूभाग जो किसी शत्रु देश के अधीन रहे हो, वहां अगर कोई बच्चा जन्मा है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ लिखा है साफ साफ। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि संशोधन किया गया 1955 के अधिनियम में। क्या लाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जिसके अनुसार क्या बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक होगा या होना अनिवार्य है, तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। वही बात करें एक दूसरे पॉइंट की जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं दूसरी बात करूंगा किसकी, वंश परंपरा के अनुसार। यह वंश परंपरा से जो नागरिकता प्राप्त होती है, वंश परंपरा से, यहाँ एक ये कंडीशन बनाई गई। दूसरी प्रकार तरीका क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, वंश परंपरा से, यानी बाय डिसेंट इसको कहा जा सकता है। यानी जन्म के समय माता पिता में से कोई तो भारत का नागरिक हो, ऐसा यहाँ किया गया। यहाँ एक कंडीशन बड़ी अच्छी लाई गई है, देखना याद रखना, यानी माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान यहाँ दिया गया था, और एक नया यहाँ पर संशोधन किया गया था। सीधी सीधी बात है, वंश परंपरा के अनुसार, यानी जो भारत का या जिसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। अब यहाँ एक कंडीशन आई थी, इसमें भी संशोधन किया गया था। यहाँ भी वंश परंपरा के आधार पर भी एक संशोधन किया गया था। अब संशोधन करके क्या किया गया, याद रखना, एक नया इसमें अधिनियम आया था, भारतीय नागरिकता संशोधन 1992। ये बहुत ही बढ़िया, मैंने पहले ही बताया कि 6 बार यहाँ संशोधन किए गए, उनमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई, थोड़ा सा इसे देखते हुए चले। बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या बताया कि माता की नागरिकता के आधार पर, किसके आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को, विदेश में जन्मे व्यक्ति को सीधा सीधा क्या करेंगे, नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। विदेश में कोई व्यक्ति जन्मा है लेकिन उसकी माता क्या है, भारत की नागरिकता है, उसके पास है, वो बच्चा विदेश में जन्मा हो तो उसकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से बनेगा। इसके बाद में बात करूंगा तीसरे प्रकार की नागरिकता की, जिसे देख लीजिएगा। तो चलो बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसे पंजीकरण कहते हैं, पंजीकरण द्वारा या बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ कुछ कंडीशन थी कि किन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा नागरिकता के लिए, किन का नहीं। आप लोग को पता, आजादी के समय कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ भारत आ गए थे, फिर कुछ भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद आना जाना लगा रहा हूं। मैं अनुच्छेद में बताऊंगा आप लोगों को, 5 से लेकर 11 तक पूरा है इसमें। यहाँ बात करेंगे पंजीकरण कैसे, तरीका है कि आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो आवेदन की तिथि पहले क्या थी, पंजी नागरिकता के लिए जो आवेदन करना था, आवेदन की तिथि, ये जो पहले आवेदन की तिथि थी, इसका समय था 6 माह। अब ये कर दी गई है 5 वर्ष। कितनी कर दी गई है, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष तक कम से कम वो भारत का नागरिक, मतलब भारत में अच्छे नागरिक के तौर पर बिताए हो, तभी वो क्या कर सकता है, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ ये कहा गया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ कि एक तो विदेशी महिला, ये जो विदेशी महिला है, यदि किसी विदेशी महिला ने किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो या करने वाली हो, उसे भी ऐसे ही पंजीकरण करना पड़ेगा। विदेशी महिला जिसने किसी भारतीय से विवाह किया हो या करने वाली हो,
वह भी कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकती है? पंजीकरण के द्वारा ही। उसे पहले 5 वर्ष तक यहाँ अच्छे नागरिक के तौर पर बिताने होंगे, इसके बाद ही यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद एक चौथा पॉइंट है देशीयकरण। अब देखो देशीयकरण का क्या मतलब है, थोड़ा सा जान लीजिएगा। देशीयकरण में इतना ज्यादा आता नहीं कि लगातार 1 वर्ष तक वो भारत में रह रहा हो। एक तो ये भी कंडीशन इसमें बनेगी, लगातार 1 वर्ष तक भारत में रह रहा। एक तो ये कंडीशन यहां बन जाती है। दूसरी ये कहा गया कि कुल मिलाकर उसने कम से कम यहां कितने 7 वर्ष भारत में बिताए हो, यानी कुल मिलाकर ये 7 वर्ष तक भारत में बिताए हो, वह भी भारत का नागरिक या नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक ये देशीकरण वाली कंडीशन बन जाएगी। 5वीं कंडीशन की बात करें तो 5वीं होती है भूमि के अर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? भूमि अर्जन के द्वारा। अब भूमि अर्जन क्या है, थोड़ा इससे भी समझ लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। ये 5 प्रकार की नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि किसी नए भूभाग को अर्जित करने पर भारत में उसका विलय किया जाता है ना। किसी नए भूभाग को अर्जित कर उसका विलय भारत में किया जाता है। अब ऐसे में इस जमीन पर या इस भूभाग पर जो बच्चा जन्मेगा, जिसका जन्म हुआ है, वो भारत का फिर नागरिक कैसे बनेगा। ठीक उसके साथ भी ऐसी कंडीशन अप्लाई की जाएगी, याद रखना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 1 से 11 तक की, जो लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 से 5 तक क्या कहते हैं। अब ये सिंगल लाइनर है, इनमें से क्वेश्चन में बहुत आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो यानी ग्रुप सी का हो या पीसीएस का हो, या बड़े एग्जाम के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। यहां कहा जाता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है उसका आधार क्या, आप सब जानते हैं कि जैसे संविधान हमारे देश में बना कब, आप लोग को यह भी पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान वो अंगीकृत हो चुका था, यानी तैयार हो चुका था, और इसके कुछ भाग लागू भी हो चुके थे, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से ये लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो चुका था। अब यहाँ ये कहा गया कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, कौन नहीं। तो जिस समय भारतीय संविधान में अंबेडकर साहब द्वारा संविधान की प्रस्तुति की गई थी, तो उस समय अंतिम बैठक भी रही थी, और यहाँ क्या कहा गया था कि किन लोगों को भारत का नागरिक समझा जाए, किन लोगों को नहीं। इसका आधार बताया था जन्म के आधार पर और निवास के आधार पर। एक ये याद रखना, बस ये आधार बताए गए थे जो मैं पीछे पढ़ा चुका, इसे देखते चले। इसके अलावा हम बात करेंगे आज अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहां से क्या होता है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये क्या थे। अब देखो आप लोग जानते कि जैसे भारत विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग अधिराज्य बने थे। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग भारत। तो यहाँ ये कहा गया कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए हो, इसमें एक तिथि याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। यहाँ एक तिथि 19 जुलाई 1948 से पूर्व। कौन सी तिथि इसमें आती है बच्चों? 19 जुलाई 1948 से पूर्व। यानी जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो, उन्हें कैसे सीधा रूप से भारत का नागरिक मान लिया गया या क्या कुछ कहा, यहाँ ये बताया गया। वही मैं बात करूंगा अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ है भारत को पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले
प्रव्रजन करने वाले, प्रव्रजन का मतलब था माइग्रेशन करने वाले नागरिकों के या व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। यहां ये बताया। अब देखो यहां ये कहा गया कि कुछ लोग पाकिस्तान को चले गए थे और पाकिस्तान से फिर भारत आए, भारत से फिर पाकिस्तान, आना जाना लगा रहा। ऐसी कंडीशन में किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाए, तो उसके लिए भी एक तिथि घोषित की गई 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद जो आ रहा था जा रहा था उसके लिए कंडीशन वही थी 6 माह वाली या 5 साल वाली, ऐसे उसको नागरिकता दी जाएगी। या तो 6 माह तक अच्छे नागरिक के रूप में बिताए, अच्छे नागरिक के रूप में भारत में बिताए, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए व्यक्ति को कैसे यहां माना गया, तो ये कंडीशन सारी आ जाती है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग भारत से बाहर चले जाते काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या अन्य किसी पर्पज से। यहाँ क्या होता है कि भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ऐसा नहीं कि वो अगर विदेश चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, अगर वो किसी काम के पर्पज से जा रहा है, पढ़ाई के पर्पज से। उद्भव का मतलब जिसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति, या जो भारत में जन्मा हो लेकिन किसी काम के पर्पज से विदेश चला जाए, तो उसके नागरिकता के अधिकार प्रॉपर बने रहेंगे, टेंशन फ्री होकर काम करता रहे। तो याद रखना अनुच्छेद यहां से एक और बहुत महत्वपूर्ण 9। अब ये 9 कब बना, अब 9 अब बना कि कुछ ऐसे व्यक्ति भारत चले गए लेकिन उन्होंने वहीं की नागरिकता भी, विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली हो। यानी जब किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लियो, तो उसकी भारतीय नागरिकता यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। कैसे? स्वतः यानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब भारतीय नागरिकता ऐसे समाप्त हो सकती है, याद रखना। इसके और भी तरीके बताऊंगा कैसे कैसे भारतीय नागरिकता समाप्त होती है। यहाँ अगर देखें तो कुछ लोग अपने आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं या दूसरी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं वहां, या सरकार द्वारा उसको वंचित किया गया हो, या किसके द्वारा, सरकार के द्वारा वंचित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति से भी नागरिकता ले ली जाती है। या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई उसने, किसके प्रति, संविधान के प्रति क्या दिखाई हो, अनिष्ठा दिखाई हो, यानी संविधान का उल्लंघन किया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता की हो, किसके काल में, युद्ध काल में क्या की हो, किसी शत्रु देश की सहायता की हो, उससे भी क्या कर लिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। या गलत तरीके से नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो वो भी, या किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह किया गया हो, उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस बनेंगी नागरिकता समाप्त होने की। 90वें अनुच्छेद में क्या बताया गया आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सर अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा। अनुच्छेद 10 यहां है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या है लिखा है यहां, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कैसे बना रहना, इसी थोड़ा सा डिटेल से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन
यदि विधि के अधिनियम के मतलब अधीन क्या हो तो संसद उससे क्या कर सकती है, उसके अधिकारों को बना रहना यहाँ जरूरी है, उससे ऐसे ही नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रावधान किए गए, ऐसा नहीं कि नागरिकता ऐसे ही समाप्त कर दी जाए। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद क्या बताता है 10 और 11 में पहले ही पढ़ा चुका आप लोगों को कि अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है, आप लोग पीछे देख लीजिएगा। अनुच्छेद 11 में सीधा सीधा बताया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार या शक्ति दी गई। किसको? संसद के पास है। संसद के पास ही क्या है? नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार या शक्ति दी गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है अनुच्छेदों की, आप लोग क्लास में बने रहे बहुत ही अच्छे से। और ये अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।